हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 को कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट नंबर में कुछ सिचुएशन हमारे पास गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस सिचुएशन में एपी का फॉर्मेशन होगा और किस सिचुएशन में एपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा, इस चीज को भी बतलाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें फर्स्ट का फर्स्ट, तो हमारे पास सिचुएशन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि जो फेयर चार्ज जो है, किराया जो है वो क्या है, 15 रुपए 1 किलोमीटर के लिए है, और उसके बाद जितने किलोमीटर है उसके लिए 8 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है। मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको फिक्स चार्ज किया गया 15 रुपीज। तो अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹15। लेकिन वही एक की जगह पे अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल करते तो आपको कितना पे करना पड़ता, 15। तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे करना ही पड़ता, प्लस में आपको ₹8 भी पे करना पड़ता। उसके बाद अगर हम बात करें 3 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल किए होते तो आपको 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के लिए ट्रैवल करना ही पे करना ही पड़ता, दूसरे किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज। तो ये तो अभी 2 किलोमीटर हुआ। इसके बाद अभी एक और किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए फिर से ₹8। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 15 फिर 8 ऐड हो गया, फिर 2 बार 8 ऐड हो गया, फिर इसके बाद 3 बार 8 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए तो टोटल पे आप लिखेंगे तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31। तो इस तरीके से एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 8 है। तो ये एपी का फॉर्मेशन करेगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया गया द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखिए इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एयर का वॉल्यूम V है। ठीक है, एयर का वॉल्यूम, एयर का आयतन कितना है, V है। तो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, एयर इन अ सिलेंडर। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। मैं ये लिख दिया कि V जो है वो आयतन है हवा का दिए गए सिलेंडर में। ठीक है, अब देखिए तो हर एक बार क्या किया जा रहा है कि वैक्यूम पंप से 1/4 एयर को निकाल दिया जा रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो फर्स्ट टाइम जब निकाला जाएगा तो V तो ओरिजिनली उसका आयतन था, उसका वॉल्यूम था, और उसमें से निकाला क्या गया, 1/4 V निकाला गया। तो निकल गया कितना, V/4। तो आप देखो तो 3V/V माइनस 4 हमारे पास, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 4V माइनस V/4। तो ये बचा कितना, 3V/4। हमारे पास था V और निकल गया 3, हमारे पास रेस्ट बच कितना गया, अब 3V/4 निकला कितना, V/4। ओके, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। मतलब कि रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ क्या है, रिमेनिंग एयर कितना है, 3V/4। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अगेन सेकेंड अगर स्टेप देखें तो हमारे पास बचा हुआ है 3V/4, लेकिन फिर से कितना निकाला जा रहा है, V/4। तो ये हो कितना जाएगा, अगर 4 एलसीएम लें तो 3V हमारे पास 3V/4 था और निकाला जा रहा है यहाँ पर V/4 नहीं, जो रेस्ट बचा हुआ उसका 1/4। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लो। दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितना बचा हुआ उसका 1/4। तो 3/4 तो बचा हुआ था ही, अब निकाल कितना रहा है, तो 1/4 ऑफ 3V/4, क्योंकि कितना बचा हुआ था इसका 1/4 निकाल लिया जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3V/4 माइनस 3V/16, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9V माइनस 4 टाइम्स ना, तो ये हो जाएगा कितना
12v माइनस 3v, ये हो जाएगा 9v/16। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3v/4। तो देखिए तो ये मल्टीपल के फॉर्म में जा रहा है। पहले हमारे पास बचा कितना था 3v/4, अब कितना बच रहा है हमारे पास रिमेनिंग 3/4 इंटू 3v/4। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, ये तो एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है ना। जीपी में क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेशियो के साथ प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर न्यू टर्म फॉर्म कर रहा है तो हम उसको जीपी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो रिमेनिंग पोर्शन था वो ये था, उससे पहले कितना था v था, तो v में 3/4 से मल्टीप्लाई किए तो रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन निकला। फिर इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई किए तो रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट हुआ। तो आई थिंक ये चीज आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर की ओर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है द कॉस्ट ऑफ ड्रिजिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ ड्रिजिंग when its cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। ओके, मान लेते ये, तो पहला जो मीटर है यहाँ से आप स्टार्ट किए, मान लो पहला मीटर जब आप ये 1 मीटर है, ठीक है, फिर ये 1 मीटर है और फिर ये 1 मीटर है और इसके बाद ये 1 मीटर है। चलो मान लो 4 मीटर तक मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो पहला मीटर जब आप खोद रहे हैं तो इसका प्राइस कितना दिया गया 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 150 रुपीज आपको यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट जैसे ही नीचे गए तो 50 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, 50 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब कि दूसरे मीटर खोदने के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा 200, तीसरे मीटर के लिए कितना 250 और चौथे मीटर के लिए कितना 300। तो देखिए तो ये एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज 50। दो लगातार अगर आप देखें, दो लगातार मतलब ऊपर वाले गड्ढा खोदा गया फिर नीचे वाला, तो इन दोनों के बीच का जो प्राइस है वो 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। और 50 रुपया अगर दोनों में अंतर जो है, ये दोनों के प्राइस में अंतर अगर सामान्य हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 4 नंबर 4, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर एक ही बार सबको इरेज करेंगे। दिया गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपोजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8 पर एनम। मैं पहले ही आपको ये क्रॉस कर दे रहा हूं कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। कारण क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं आपको 100 रुपया दिया 8% के रेट पर, तो आप एक वर्ष के बाद, एक ईयर के बाद आप मुझे पे करिएगा 108। लेकिन अब इसमें क्या किए हैं आप, ये 100 तो पे कर ही रहे हैं, प्लस इस पर ये 100 का 8% आपको और पे करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे साल में आप क्या करिएगा, इस 100 पर इंटरेस्ट को पे नहीं करिएगा। अब की बार जो आप पे करना था और पे नहीं किए, मतलब कि आपको पे करना था एक साल के अंत में 108, तो ये अब 108 जो है ना, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया और इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है। तो अब इसका फिर 8%, मतलब अब की बार आप पे करने वाले 108 प्लस 8% ऑफ 108। आई थिंक आपको ये चीज समझ आया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में यही चीज फॉर्म करेगा। सिंपल इंटरेस्ट में एपी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ओके, और आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं फील हो रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। जैसे कि आप अब इसके आगे जो थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ने वाले, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हो गया, सर्कल से रिलेटेड हो गया, तो वहां में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़े। चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें दिया गया है क्या कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास दिया गया a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। हमें 4 टर्म लिखना है। तो 4 टर्म, पहला तो a होगा, दूसरा a प्लस डी होगा, इसके बाद क्या होगा a प्लस 2d होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा a प्लस 3d होगा, ठीक है। तो ये a के बारे में बोले तो a 10 प्लस 10 ये दूसरा टर्म हो गया,
तीसरा 10 प्लस 2 इंटू 10 तीसरा टर्म हो गया, और 10 प्लस 3 इंटू 10 ये कौन सा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया। मतलब कि हमारे पास एपी का जो ये फॉर्मेशन हुआ 10, 20, 30 और ये 40 इस तरह से फॉर्म किया। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो दिया गया a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। अच्छा d का यहाँ वैल्यू 0 है, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारे पास तो फॉर्मेशन जो होगा एपी का वो कुछ इस तरीके का होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d और तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 प्लस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 0 है, a प्लस 3 इंटू 0। अब देखिए तो a का वैल्यू यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, हर एक कंडीशन में आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर मतलब कि 2 का 3 दिया गया हमारे पास a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू दिया गया 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही है ना। अब देखिए तो a का वैल्यू कितना है 4, दूसरा क्या हो गया a प्लस a मतलब कि 4 प्लस -3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म हमारा 4, दूसरा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, ये -6 ये हो जाएगा और ये 4 है तो -2, फिर क्या हो जाएगा -5। तो ये हमारे पास एपी का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 में a का वैल्यू कितना है -1 एंड d का वैल्यू कितना है 1/2। अच्छा तो यहाँ पर भी वही चीज a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही आएगा, बिल्कुल आएगा ये। अब देखिए तो अगर हम a का वैल्यू यहाँ लिखे तो -1, फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/2, फिर क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, उसके बाद क्या हो जाएगा a का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। चलो मैं इसको किनारे वाले को इरेज कर देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ -1 प्लस 3 इंटू 1/2। आप देखो तो -1 ये क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा ये 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/, तो ये हमारा 4 एपी का फर्स्ट 4 एपी का टर्म आ जाएगा। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत ही इजी सा है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो जो एपी का था वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आपको अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, बेसिक से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप ये अगर देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर है 2 का ही 5, उसमें दिया गया a इज इक्वल टू -1.25 और d का वैल्यू कितना है -0.25। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही होगा। अब देखिए तो a का वैल्यू -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 इंटू -0.25। ओके, उसके बाद लिखेंगे -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। -1.25 तो फर्स्ट टर्म होगा, अगर -1.25 में -0.25 और कर दें तो ये -1.5 हो जाएगा। ठीक है, -1.25 और यहाँ 2 इंटू -0.25, तो यहाँ हम डिटेल अगर देखिए ये दोनों को अगर लिखें तो ये आ जाएगा -0.5। ठीक है, और -0.5 इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा -1.75 और उसके बाद आ जाएगा -2। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 और ये 1.25 है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस में
2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया उसमें है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड का 1 जो है वो 3 है, 1 है, -1 है एंड -3 डॉट 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 है। इस एपी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म इट मींस की ए एंड सेकंड हमें फाइंड आउट करना है डी इट मींस की कॉमन डिफरेंस। तो देखिए तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के लिए ए के लिए तो आप डायरेक्ट A1 के लिए 3 लिख दे, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस इट मींस डी, तो डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। दो लगातार टर्म में से बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया है क्या, सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी अगर आपको A1 लिखना हो तो -5, अगर D फाइंड आउट करना है तो A2 माइनस A1 तो -1 माइनस -5। अब देखो तो -1 प्लस कितना हो गया 5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास क्या दिया गया है 1/3 5/3 9/3 13/3 ये हमारे पास है। तो अब देखिए यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 1/3 है और D का वैल्यू कितना हो जाएगा A1, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म को A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखिए तो 5/3 माइनस 1/3 हो जाएगा कितना 5 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारे पास क्या दिया गया, 4 नंबर दिया गया है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। तो पहला A1 तो एकदम स्पष्ट है कि 0.6 आएगा। ओके, ये तो हो गया। अब D का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या 1.7 माइनस 0.6 तो यहाँ से आ जाएगा 1.1। आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। और मैं देख लेता हूँ कि आपको नीचे दिख पा रहा है या नहीं। नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ना। ये वाले में A2 माइनस A1 है तो A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू 1.7 है माइनस 0.6। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसके बावजूद भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, दूसरी चीज कि अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आपका नहीं हो पा रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में हमारे पास क्या दिया गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर स्टेप। इसमें से पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि एपी है कौन, और एपी अगर है तो पहले तो आप अगर एपी है पहले तो आप ये पता लगा लीजिए कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है और उसके बाद 3 और नंबर लिखने हैं, 3 और टर्म लिखने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 8 16। देखो तो आप एपी चेक करने के लिए कोई भी 2 नंबर लीजिए और दोनों नंबर की हेल्प से डी फाइंड आउट करिए। अगर डी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है। आप देखो तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा, ऑफकोर्स होगा, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, डी इज इक्वल टू ये भी तो होगा A3 माइनस A2। 2 लगातार कोई भी 2 नंबर ले लीजिए ना, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 4। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा इसलिए कि ये एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया 2 5/2 3 7/2। तो आप पहले ये दोनों का डिफरेंस निकालिए फिर ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, या फिर आप पहले ये दोनों का डिफरेंस निकालिए फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। कोई भी 2 नंबर लेकर के 2 बार आपको डी फाइंड आउट करना पड़ेगा कम से कम। और अगर दोनों में डी सेम आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो एपी है, अन्यथा वो एपी नहीं है।
अब यहाँ से d इज इक्वल टू देखिए तो 5/2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर से आप d निकाल सकते हैं, ये मैं a2 माइनस a1 किया हूँ। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, तो 3 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2, इट मीन्स 1/2। मतलब देखिए तो दोनों साइड से d का जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है, इट मीन्स कि ये AP है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है हमारे पास। 3 नंबर में दिया गया -1.2 -3.2 -5.2 ऐसा करके नंबर है, -7.2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए तो d हम फाइंड आउट करते तो -3। अच्छा यहाँ पर एक चीज और हमें करना है ना, ये अगर 1/2 आया तो नेक्स्ट 3 और हमें टर्म लिखना है। तो देखिए तो 7/2 है, तो 7/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म मैं लिख देता हूँ। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 8/2। उसके बाद अगर हम सिक्स्थ टर्म लिखें तो सिक्स्थ टर्म फिफ्थ में और 1/2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। उसके बाद फिर से ऐड करिए तो ये हो जाएगा सेवंथ टर्म, क्या हो जाएगा सेवंथ टर्म हमारा हो जाएगा 10/2। तो इस तरीके से ये टर्म चेंज होता चला जाएगा और टर्म नया टर्म फॉर्म करता चला जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें ये दिया गया है डी निकालना है, तो d इज इक्वल टू 3.2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा -2। फिर से एक बार d फाइंड आउट करते हैं, a3 माइनस a2 करके, 3 थर्ड टर्म ये है, तो -5.2 माइनस -3.2, ये हो जाएगा कितना -5.2 प्लस 3.2 दैट इज इक्वल टू -2। मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और 2 ये बढ़ते चला जा रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा क्या, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -7/2 प्लस 2, उसके बाद -7.2 प्लस 2 इंटू 2, उसके बाद हो जाएगा 7.2 प्लस 3 इंटू 2, मतलब कि ये हो जाएगा -9.2, ये हो जाएगा -11.2, फिर हो जाएगा -13. ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ दूं। मतलब कि अगर देखा जाए तो नाइन्थ से ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो नाइन्थ से सारा बता दूं, बीच में बस 1-2 शुरू का छोड़ दूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा वैसे बना देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इतना आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इससे पहले वाले आप क्वेश्चंस बनाए हैं और मे बी आप नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ही आपसे नहीं बन पा रहा है। आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर इट मीन्स कि 4 का 5 दिया गया हमारे पास है 3 प्लस √2, उसके बाद दिया गया 3 प्लस 2√2, उसके बाद दिया गया 3 प्लस 3√2। ओके, अब देखिए तो हमें d फाइंड आउट करना है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस 3, इससे ये कैंसिल, हमारे पास d का वैल्यू आया √2। d फिर से निकालिए, a3 माइनस a2 कर दीजिए, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ये हो जाएगा कितना 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, इससे ये कट गया और ये दोनों को सॉल्व करिएगा तो √2 आएगा, मतलब कि √2 बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4√2, इसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और इसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 6√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 6 नंबर खुद से करिएगा, 7 भी खुद से, 8 भी खुद से। चलिए 9th के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं बता देता हूँ, ठीक है। 9th के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 9th नंबर जो दिया गया वो है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पर आप देखिए तो d का वैल्यू निकालिए, 3 माइनस a2 माइनस a1 करिए, a2 माइनस a1 करिए, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर a3 माइनस a2 करिए, क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये d कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि ये AP में नहीं है। दूसरी बात आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया टर्म आया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। ये GP का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। अगर सेम टर्म से मल्टीप्लाई करके नए टर्म फॉर्म किए जाते हैं तो उसको GP कहते हैं, ठीक है। तो ये AP नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ।
ओके चलिए 10th नंबर देख लेते हैं। 10th नंबर में मार्कर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा स्लाइटली कम दिख रहा है ना। तो 10 नंबर में हमारे पास दिया गया है ए, दूसरा है 2a, फिर 3a, फिर 4a। ये तो बहुत सिंपल सा है, आप देख लो यहाँ पर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 2a माइनस a इज इक्वल टू a2, फिर d निकालिए तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। मतलब आप देख रहे हैं कि a इंक्रीज होता चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हमारे पास दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर 4। तो देखिए आप यहाँ से सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये सब में ए से मल्टीप्लाई, ए में ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आया, फिर ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आया, फिर ए क्यूब में ए से मल्टीप्लाई किया तो ए टू दी पावर 4 आया। तो ये एपी नहीं है, ठीक है, ये एपी था, 10 नंबर एपी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। 12 नंबर में दिया गया है √2, √8, √18, √32। तो इसमें देखते हैं कि क्या कोई कंजिक्यूटिव डिफरेंस कॉमन दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर भी वैसे है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको √4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया है √8 को 18 बनाया है ना, तो फिर तो वही कोई भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए खैर हम लोग इस तरीके से करेंगे, a2 माइनस a1 ये हो जाएगा √8 माइनस √2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, ओके, माइनस √2। तो यहाँ से निकला हमारे पास रिजल्ट √2, ठीक है। अब आई थिंक नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत, अब ये स्पेस है यहाँ पर, तो मैं पहले इसको कवर कर देता हूँ। फिर डी आप फाइंड आउट करिए a3 माइनस a1 करके, सॉरी a1 नहीं a2 करके, ठीक है। तो a3 का वैल्यू कितना है √18 माइनस √8। अब देखिए तो 18 को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है 3√2 माइनस 2√2। अब देखिए तो यहाँ से फिर से √2 आ गया। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास दिया गया ये क्या है, ये हमारे पास जो दिया गया वो एपी है। और ये जो कॉमन फॉर्म इसका मैं लिखूं ना, तो ये √2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, ऐसा ये नंबर है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये एक एपी का फॉर्म दिखेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं, आपसे देख करके ये मत बोल दीजिएगा कि एपी है या नहीं है, ओके। आप उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं शुरू में क्या देखा, तो मुझे लगा कि किसी फ्रैक्शन के साथ बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पर मेरे दिमाग में क्या आया कि नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैं डी फाइंड आउट किया तो देख रहा हूं कि कंजिक्यूटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि एपी है। तो ये चीज आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत फास्टली माइनस कर लेते हैं तो वैसे आपको शो तो करना पड़ेगा ना कि है कि नहीं है, ये तो आपको शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैं लास्ट वाला लिखा था उसमें √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो उसके बाद वाले टर्म क्या होंगे 5√2, ठीक है। 5√2 मतलब कि √50 आप उसको लिख सकते हैं। 6√2 को आप √72 लिख सकते हैं। देखिए √50 को हम लिख सकते हैं ना 5√2, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे 5 × 5 × 2, तो ये 5 पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाएगा, और ये आप इस तरीके से लिख पाते हैं। 6√2 को आप क्या लिखेंगे, आप इसको √72 लिख सकते हैं, क्योंकि √72 को आप क्या लिखेंगे 6 × 6 × 2, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। 13 नंबर, √3, √6, √9, √12। अच्छा यहाँ पर ये नहीं है, क्यों, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। 3 × 2 6, 6 × अच्छा देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं डायरेक्टली आंसर्स देने से, क्योंकि इसमें आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि √3 का कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डी अगर देखें तो आप क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, तो ये क्या हो जाएगा √6 माइनस √3। आप क्या लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं, ये दोनों को क्या आप सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि ये √6 को आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको क्या कुछ लिख पाइएगा। और यहाँ पर एक काम बस आप कर सकते हैं क्या
कि आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस √3, यही लिख सकते हैं। इसके अलावा तो आप लिख नहीं सकते इसको कुछ। अच्छा, इसके आगे अगर थोड़ा बहुत और देखते हैं, अगर दूसरा डी निकाले तो √9 माइनस √6, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करिए, तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है और √3 आ रहा है क्या? तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। और यहां से आप अगर रूट को कॉमन भी करते हैं, यहां से अगर आप ये दोनों में से √3 को कॉमन भी करते हैं तो आपके पास आएगा √2 माइनस 1। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये वाला जो सेकेंड वाला, ये फाइंड आउट किए, इसमें अगर आप इसमें से किसको कॉमन करते हैं, इसमें से अगर आप 3 को ही कॉमन करते हैं, तो हालांकि इसमें से 3 है ही नहीं, √3 को अगर कॉमन करते हैं तो आपके पास आएगा √3 माइनस √2। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन डिफरेंस नहीं ऑब्टेंड हो पा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एपी नहीं है, ये कहेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 1-4, ठीक है। मैं दोनों यहाँ मेंशन कर देता हूँ और एक ही बार ये दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये हमारे ऑड नंबर का स्क्वायर दिया गया है जो कि एपी में नहीं होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास v, ये है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको देख ले तो 1 ये हो जाएगा 25, 49 और ये 73। तो ये दोनों का गैपिंग कितने का 24 का, ये दोनों का गैपिंग 24 का, ये दोनों का गैपिंग 24 का, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा एपी में होगा। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहा होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।